कल जो हम लोग ने पिछली क्लासों में यानी कि क्लास नंबर 2 में जो छोड़ा था वो रिवोल्ट ऑफ 1857 का कॉज था, है ना? तो कुछ कॉज को हम लोगों ने लिखा था और बाकी बच गए थे। तो इसको आप इसी तरह से तैयार कर लीजिएगा। मैं आगे लिखवा दूंगा, अभी जस्ट शुरू करूंगा। तो हम लोगों ने मान लीजिए कि अगर कोई थर्ड वीडियो से ही शुरू करता है तो उसके लिए ज़रूरी इम्पोर्टेंट ये है कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है उसमें सबसे पहले हम लोग को राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक कारणों को जानना होगा, या फिर उसके साथ साथ जो है सामाजिक कारण को भी, क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन अगर मेजरेबल होगा तो उससे उसका प्रभाव अर्थ पे भी पड़ेगा। और आर्थिक अगर स्थिति अच्छी नहीं हो तो फिर सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, क्योंकि सबका कहीं ना कहीं आधार है आर्थिक आधार, है ना? क्योंकि जो हमारी सामाजिक रीति रिवाज है, समाज की जो व्यवस्था है, वो सब प्रभावित होगा अगर अर्थ कमजोर हुआ तो। धार्मिक जो तटस्थता है, धर्म धर्म के प्रति जो हमारी आस्था है, वो पूरा नहीं हो पाएगी। तो जाहिर सी बात है कि ये सारी लगभग 100 वर्षों का इतिहास था। 1757 के बाद जो एक परंपरा शुरू होती है कि जहाँ पे हम कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को देखने के लिए अंग्रेज सामने है। इसके बाद जो हम चर्चा करेंगे इसमें ये कि तत्कालिक कारण क्या हुआ। तत्कालिक कारण कह सकते हैं कि आग में घी का काम किया, या इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि शायद अगर हम इमिडिएटली इवेंट जो एनफील्ड राइफल है वो नहीं होता तो हो सकता है कि युद्ध 2 वर्ष बाद होता, 5 वर्ष बाद होता। लेकिन 100 वर्षों का जो संघर्ष था, जो लोगों के परेशानियों का दौर था, उस कारण से युद्ध की जो परिणति है वो अलग से स्वरूप में डेवलप होती है। और अगर हम लोग बात करें तो ये 1857 का रिवोल्ट या विद्रोह प्रमुख, अगर हम बात करें इसमें तो 3 चीज़ों को ही फोकस करना है सेंट्रल लेवल पे। एक तो कारण को, दूसरा कौन सा युद्ध कहाँ हुआ और किसका लीडरशिप किसने किया, तीसरा इसके असफलता या सफलता का कारण, और चौथा कि इस युद्ध के असफलता के बाद परिणाम क्या हुआ। इनको जान लेंगे तो ये 4 टॉपिक में से एक टॉपिक हमेशा आपका रहेगा। और उसके बाद होगा एक कि इसका बिहार में भूमिका, और फिर उसी में एक अगला क्वेश्चन होगा कि वीर कुंवर सिंह की भूमिका। क्योंकि वीर कुंवर सिंह बिहार में मुख्य रूप से लीडरशिप का, अगर हम बात करें, जो हम 8, 9 या 10 लीडरशिप जो देखते हैं, जैसे मान लीजिए कानपुर से लेकर के लखनऊ तक, इलाहाबाद से लेकर के बरेली, झांसी तक, दिल्ली तक, तो उसमें वीर कुंवर सिंह का प्रमुख योगदान है ना? तो इस कारण से एक क्वेश्चन वहाँ से भी बनता है। और मुझे लगता है कि 15 सालों में कम से कम 7 से 8 बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, और उसमें 4 से 5 बार वीर कुंवर सिंह की भूमिका और 2 से 3 बार बिहार का इम्पोर्टेंस। तो बिहार का इम्पोर्टेंस जब पूछा जाए तो उसमें भी वीर कुंवर सिंह की चर्चा करनी है, लेकिन वही 30-40 वर्ड में कर देना है। लेकिन अगर बिहार की भूमिका की जगह पे वीर कुंवर सिंह की भूमिका होगी तो फिर वीर कुंवर सिंह की भूमिका जो है 150-60 वर्ड और 30 से 40 वर्ड चर्चा कर देनी है बिहार की, है ना? तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। वो अगला टॉपिक होगा हमारा। कारण में हम लोग कुछ टॉपिक कर लिए थे क्या? धार्मिक कारण हम लोग को लिखना था, है ना? राजनीतिक हो गया था और आर्थिक हो गया था। ठीक। राजनीतिक कारण जो है क्लास नंबर 2 में कंप्लीट हो गया था, और आर्थिक कारण अब चर्चा हम लोग करेंगे धार्मिक कारण पे। धार्मिक कारण और सामाजिक कारण, ऐसा ऐसे भी आप लोग देखेंगे। इतिहास की विद्यार्थी अगर कोई भी इतिहास का विद्यार्थी हो तो उसे पूछा जाए कि कोई शासक कितना अच्छा उसकी उपलब्धि है, किसी शासक की, तो उपलब्धि की अगर हम चर्चा करेंगे तो ये चर्चा अक्सर होता है कि जो भी शासक हो उसकी उपलब्धि की चर्चा करेंगे तो उसमें 4 चीज़ों को हम फोकस करते हैं: सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक। अब इस सभी फिगरों में अगर व्यक्ति अच्छा काम किया है तो फिर उसको हम लोग
फाउंडर या सफल शासक के रूप में हम लोग मानते हैं। जैसे देखिएगा आप लोग कि जब हम स्लेव डायनेस्टी की चर्चा करते हैं तो उसमें चर्चा होती है कि जो है स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो रियल फाउंडर इल्तुतमिश, है ना। जैसे हम चर्चा करते हैं जब खिलजी वंश की, तो फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी, तो रियल फाउंडर अलाउद्दीन खिलजी। या गुप्ता डायनेस्टी में भी जाएंगे जब एंशियंट हिस्ट्री में, तो श्रीगुप्त को हम फाउंडर कह लेते हैं, और फिर चंद्रगुप्त प्रथम को रियल फाउंडर या वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तो इसके पीछे कारण है कि जिस व्यक्ति ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों में काम नहीं किया है ना, वह व्यक्ति कभी भी सफल शासकों की श्रेणी में नहीं आएगा। तो जो भी वास्तविक संस्थापक के रूप में संस्था को डेवलप किए हैं, वह व्यक्ति जो है एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में होगा, और ये इतिहास शुरू से मानता रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर आज के सिनेरियो में हम देखें कि आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो देश के वास्तविक संस्थापक, वास्तविक जो प्रशासन के रूप में देख रहे हैं, तो वह व्यक्ति समाज के लिए क्या किया है, धर्म के लिए क्या किया है, और राजनीति के लिए क्या किया है, और अर्थ के लिए क्या किया है। अगर सही फील्डों में अच्छा काम किया है, तो इतिहास की पन्नों में जब उनकी नाम लिखी जाएगी तो एक सफल राजनेता के रूप में उन्हें याद किया जाएगा। लेकिन पता लगा कोई धार्मिक ही व्यवस्था को डेवलप कर दिया हो, बाकी सब कुछ छोड़ दिया हो, तो फिर वो एकांगी वर्णन हो गया, एकांगी विकास हो गया। तो एकांगी विकास कभी भी सफलता के दौर में एक अलग से प्रचारक नहीं होगा। तो हम लोग एक बार लिखिए थोड़ा सा धार्मिक कारण। 1857 का विद्रोह में धार्मिक कारण की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। धार्मिक कारण की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अब नीचे से लिखिएगा, अंग्रेजों ने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए अंग्रेजों ने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ईसाई मिशनरियों को सहयोग दिया। ईसाई मिशनरियों को सहयोग दिया। अंग्रेज विद्वानों का यह कहना था और फिर हाइफन देके लिखिएगा, यह कहना था, हाइफन को मतलब है योजक चिन्ह बोलते हैं हिंदी में, है ना। हाइफन देके लिखिएगा, भारत पर हमारे अधिकार का भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है। देश को ईसाई बनाता है, ईसाई बनाना है। देश को ईसाई बनाना है। देखिए, एक शुरू से ये परंपरा चली आ रही है। अगर हम लोग थोड़ी सी चीज़ों को समझें तो कभी ये कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है। इस सोने की चिड़िया को अगर किसी ने जो है सोचने पर मजबूर किया, या कोई व्यक्ति भारतीय परंपरा में एक नई दृष्टिकोण से सोचने का, मतलब किसी पर विश्वास जो हम करते थे, हमारी जो सोच थी एक बहुत ही सकारात्मक सोच थी। हम जो है सभी समाज को लेकर चलते थे, समाज हमारी विचारधारा की महत्वपूर्ण अंग था। हम एकल परिवार पर विश्वास नहीं करते थे, या फिर जो है कबीलाई समाज हो गया या ग्रामीण समाज हो गया, जहाँ पे सभी रिश्ते एक दूसरे के साथ अन्योन्याश्रय संबंध पर आधारित था। तो उस संबंध को खत्म करना, एक दूसरे पर विश्वास को तोड़ना, या फिर जो है समझदारी को डेवलप करना,
एक नया सोच विकसित करना, एक नई अप्रोच को डेवलप करना, नए कार्य करने के तरीकों को डेवलप करना, इसके पीछे सबसे बड़ी कारण है भारत में बाहरी आक्रमणकारी। और बाहरी आक्रमणकारियों की अगर हम दौर में देखें तो आप लोगों को याद होगा कि 712-13 के आसपास में मोहम्मद बिन कासिम अरब प्रदेश का व्यक्ति इंडिया पर आक्रमण करता है। बाद में 998-1000 ईस्वी के आसपास फिर महमूद गजनवी आता है। 1175 के दौर में मोहम्मद गोरी आता है ना। तो यहाँ हम अगर बात करते हैं तो वहाँ भी चर्चा यही होगी कि मोहम्मद बिन कासिम भारत में क्यों आया। तो एक तो बहुत बड़ा आधार है कि आप कह सकते हैं संपत्ति संग्रह करने का या धन को संग्रह करने का, धन अर्जित करने का एक बड़ा सा कारक था। भारत में जो है यहाँ के एटमोस्फियर, यहाँ का वातावरण इस देश को उर्वर बना के रखा था तो लूटने की। लेकिन सबसे बड़ी सी अगर हम विचारधारा की बात करें, थोड़ी सी हम बौद्धिकता के साथ सोचे कि आखिर क्यों आए हमारे देश में, इसमें हम ये कहेंगे कि मुस्लिम समाज के, जो मुस्लिम वर्ग के जो लोग थे, वह भी इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए भारत आए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि होगी। क्योंकि अगर हम मोहम्मद बिन कासिम की बात करें तो उस विचारधारा के लोग कहते हैं कि वह जो है भारत को लूटने के लिए आए या संपत्तियां संग्रह करने के लिए लाए। लेकिन एक जरूर विचारधारा ये थी कि भारत की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में भारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है अगर भारत के लोग प्रभावित हों। तो यही कारण है कि बाद में देखिएगा इसी परंपरा को ईसाई मिशनरीज ने भी अपनाया, है ना। और एक और दौर था कि भारत में आपको याद होगा ये कहा जाता था कि कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति भारत में जॉब कर रहा है, सैनिक है, वह ट्रेनिंग के लिए अगर समुद्र पार जाता है तो वह धर्म को भ्रष्ट कर देगा। तो जो व्यक्ति धर्म को अपना, जिसको धर्म के लोग या समाज के लोग निकाल देते थे, वो भी ईसाई धर्म को अपना लेते थे। तो उनका एक प्रचार प्रसार था, उनको लगता है कि देश को अधिकार कर लिए हैं, संपत्ति को लूट लिए हैं, या फिर हम संपत्ति का संग्रह कर रहे हैं, भारतीय संपत्ति को हम जो है इंग्लैंड भेज रहे हैं। लेकिन एक कहीं ना कहीं जो धार्मिक वहाँ की जो सर्वोच्चता था, उसका भी एक भारत पर दबाव था कि भारत को जो है ईसाई धर्म के रूप में परिवर्तित किया जाए, या अधिक से अधिक लोगों की संख्या जो है ईसाई मिशनरीज की ओर झुकाव के साथ डेवलप हो, विकसित हो। आपको याद होगा मैकाले की शिक्षा नीति की ही बात करें तो ये थोड़ा सा आपको लगता है कि अंग्रेजी शिक्षा हमारे लिए अनिवार्य है, जरूरी है। हम जब वैश्वीकरण के दौर में देखते हैं, वैश्वीकरण के दौर में या भूमंडलीकरण के मतलब ग्लोबल मार्केट को हम देखते हैं, तो ये महसूस होता है कि वहाँ भी हमें कहीं ना कहीं अंग्रेजी की ज़रूरत है। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ उनकी जो प्रार्थना थी, उनकी जो नियमावली थी कि क्रिसमस आएंगे और सांता आकर के, जो सेंटा है आकर के अगला दिन आशीर्वाद देगा, हमें गिफ्ट देगा। अभी आप लोग एक परंपरा स्कूल में देखे होंगे कि बच्चे घर पर आके कहते हैं कि घर में जो है क्रिसमस ट्री लाइए, तो क्रिसमस ट्री लाएंगे, उसको पूरा सजाएंगे। वो 2000, 2500, 3000 रुपए का आपको क्रिसमस ट्री और सजाने का खर्चा होगा। और अगला दिन सुबह में ये विश्वास वो छोटे से बच्चों को स्कूल में दे दिया गया है कि सेंटा आशीर्वाद देने आएगा। तो जो घर का पेरेंट्स है ना, वह ट्री भी खरीदा है और अगला दिन ले जाकर वहाँ आशीर्वाद भी रख दे रहा है, कुछ ना कुछ वहाँ पैसा रख दिया, वहाँ कोई जो है बच्चों का खिलौना रख दिया, मतलब जो बच्चों का सबसे ज़्यादा जिसमें डेडिकेशन हो वो वहाँ रख दिया। और बच्चे कूद कूद के कह रहे हैं कि मुझे सेंटा ने आशीर्वाद दिया। ठीक, क्या है इसको विडम्बना कहेंगे ना। लेकिन हमारे समाज में कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ इसको भी जोड़ा जा रहा है ना। तो शिक्षा तो एक प्राथमिक कारण है, लेकिन उसके साथ जो, जैसे हम कहते हैं ना कि हम जो ऊपर से सोचते हैं या जो ऊपर से जो हम कहते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम अंदर से भी ऐसा ही सोचते होंगे, है ना। इस बात को देखिएगा, अगर थोड़ा सा हम लोग इतिहास की पन्नों में जाएं तो एक मनोवैज्ञानिक दर्शन है, या उसको साहित्य में भी उपयोग कर सकते हैं, इतिहास में भी। मनोविज्ञान ये कहता है कि जो हम अंदर सोचते हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि बाहर भी सोचे, ये है नहीं, है ना, थोड़ा सा अलग है। और इस बात को जब हम साहित्य में आते हैं तो बड़ा विडम्बना होती है। महादेवी वर्मा का आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे एक बड़ा विवाद का विषय था, क्योंकि जब यशपाल दिव्या में कहते हैं कि दीदी कहना और दीदी मानना दो बातें हैं, जिन्हें हम दीदी कहते हैं उन्हें दीदी मानते भी हैं, यह कोई आवश्यकता तो नहीं है। हो सकता है कि हम दीदी नहीं मानते हो, लेकिन समाज में मोहल्ले के एक व्यक्ति हो, एक रिश्तेदार के रिश्तेदारी हो हमारी ऐसी,
कि हमें दीदी कहना लाजिमी है, लेकिन दीदी कहना लाजिमी है, आवश्यक है, लेकिन दीदी कहना मानना आवश्यक है, ये तय नहीं है। तो इस विचारधारा को अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि ईसाई धर्म का जो विकास का जो दौर है, जो ईसाई धर्मावलंबी के लोग हैं, उनको भारत में ये लगता था कि प्रचार प्रसार का एक बड़ा सा क्षेत्र हो जाएगा। और मैंने पहले भी कहा कि भारत जैसे देश पर विश्व की बहुत सारी धार्मिक जो संस्थाएं हैं उनका इस पर नजर होता है। क्यों नजर होता है भाई? इसके पीछे सबसे बड़ी कारण है हमारी जनसंख्या, है ना। जैसे देखिएगा, कोई व्यक्ति टैलेंटेड ना हो लेकिन उसके सब्सक्राइबर 10 मिलियन हो, आपको टैलेंटेड उसको मानना पड़ेगा, है ना। और कोई व्यक्ति पता लगा कि बहुत अच्छा पढ़ाता हो, उसको देखने वाले 100 नहीं हो। और कोई व्यक्ति आता है यहाँ गाना गा के ही चला जाता हो, लेकिन जो पता लगा कि 20,000 लोग लर्नर हैं, तो किसको बड़ा मानेंगे? जो जीता वही सिकंदर। सच है ना। आपको महसूस होगा कि आपके अगल बगल में वैसे लोग सिलेक्ट हो गए होंगे जिनको आपको फेथ नहीं होगा कि ये सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी से ये बात कहेंगे तो वो आप पर ही हंसेगा। हाँ, कि अरे यार वो जो तुम जो पास होने वाले उम्मीदवार से जल रहे हो क्या? नहीं। नहीं, कभी आपको महसूस होता होगा कि आपके अगल बगल में ऐसे लोग हैं जो लगता है कि ये व्यक्ति तो अधिकारी नहीं बन पाएगा, लेकिन लिस्ट में उसका नाम होता है। तो कैसे आया ये बात अब जानने का विषय नहीं है। तो यहां भी ये विचारधारा काम करता है। आगे लिखिए। मैं इसलिए ये सब बात आपको बीच में बता दे रहा हूं क्योंकि जो ये मैं लिखवा रहा हूं हो सकता है कि आपको समय ना मिले तो इसका रिवीजन ना करिए, लेकिन जो चीजें समझा दी गई वो आपको हमेशा बना रहेगा, है ना। और जितने भी तत्व है ना उसको आप किसी एलिमेंट से, किसी उदाहरण से जोड़ करके आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा। जैसे लेखन शैली का जो सबसे बेस्ट लेखन शैली माना जाता है, अगर हम उसकी चर्चा करें तो ये कहा जाता है कि जो लेखन शैली मतलब किसी से तुलनात्मक अध्ययन का विचार पेश करता हो वो सबसे अच्छा माना जाता है ना। तो तुलनात्मक का मतलब है प्रचार प्रसार का जो दौर है उसकी स्थितियां हैं, उस समय की सामाजिक परिवर्तन है, उस समय का आर्थिक दौर है, और हमेशा समाज एक ही जैसा रहा है। समाज के व्यक्ति की सोच जो बदल गई है ना, उसके पीछे कारण क्या है कि समाज का भी रूप चेंज हो रहा है और व्यक्ति का भी रूप चेंज हो रहा है। पहले हम धोती कुर्ता में थे, हम जींस पैंट में आ गए हैं। लेकिन जिस समाज और जिस संस्कार से हम आए हैं ना, उसका एक विकसित रूप अब सामने आ गया है, लेकिन परिवर्तित रूप नहीं है। रूप वही है लेकिन विकसित रूप है। हाँ जी, यही है ना, कहीं और चले गए हैं, है ना। चलिए ठीक है, पूरा आप तो मैचिंग करके आए हैं, ऊपर से नीचे एक ही जैसा सब, है ना। चलिए ठीक है, आगे लिखिए थोड़ा सा। 1850 ईस्वी में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम द्वारा 1850 ईस्वी में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम द्वारा यह निश्चित किया गया कि यह निश्चित किया गया कि धार्मिक परिवर्तन से धार्मिक परिवर्तन से पुत्र पुत्र धार्मिक परिवर्तन से पुत्र पुत्र बोल रहे हैं, हाँ पुत्र। धार्मिक परिवर्तन से पुत्र अपने पिता की संपत्ति से पुत्र अपने पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। अपने पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। अपने पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। धर्म को बढ़ावा देने के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण कारक था।
हम्म। हम नीचे से एक और उदाहरण लिख लेंगे। भारतीय सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए समुद्र पार भेजा जाता था। समुद्र पार भेजा जाता था। उस समय समुद्र को पार करना धर्म को खोना माना जाता था। धर्म को खोना माना जाता था। इस कारण भी धार्मिक संकट जैसी स्थिति हो गई थी। इस कारण भी धार्मिक संकट जैसी स्थिति हो गई। अब एक और जगह है जहां मैं इसको छोड़ रहा हूं यहाँ पे। जब हम लोग तत्कालिक कारण लिखेंगे तो एनफील्ड राइफल भी होगा, और वहां भी शुरुआत दौर में धार्मिक संकट ही था, क्योंकि एनफील्ड राइफल की जो कारतूस है उसकी जो चर्बी लगी है वह गाय और सुअर के मांस उसमें लगे हैं, ऐसी आशंका जताई गई है। लेकिन उसके जांच नहीं हुए हैं कि उसमें गाय और सुअर के मांस हैं या फिर जो है आटे में जो है बोन्स हैं, है ना, उसके चूर्ण है बोन्स के। तो ये जांच तो हुआ नहीं। तो जांच नहीं हुआ तो उसको हम धार्मिक कारण में नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ जो सिद्ध हुआ उसी को बता सकते हैं। जो सिद्ध नहीं है वो तत्कालिक कारण में है, क्योंकि वहाँ हम बताएंगे किस तरह की जो है आशंकाएं हम जो है हमारे देश में लागू की गई थी, और यही कारण है कि ये कहीं ना कहीं एक नए सोच को डेवलप करता है। अब लिखिएगा सामाजिक कारण। सामाजिक कारण। सामाजिक कारण। अंग्रेजों को अपनी श्वेत चर्बी पर या श्वेत चमड़ी पर गर्व था। वे भारतीयों को नौकर वे भारतीयों को नौकर या गुलाम की दृष्टि से देखते थे। वे भारतीयों को नौकर या गुलाम की दृष्टि से देखते थे। ये जो हमने अभी शब्द लिखवाया है ये व्हाइट्समैन बर्डन की थ्योरी है। और व्हाइट्समैन बर्डन का मतलब है कि जो सफेद या जो श्वेत लोग हैं उनकी सोच क्या है। दो मॉडल बाहर भारत से बाहर काम करती है, पैक्स ब्रिटानिका का मॉडल है ना, और फिर व्हाइट्समैन बर्डन का मॉडल। व्हाइट्समैन बर्डन का मॉडल जो है उस मॉडल को देखेंगे तो साउथ अफ्रीका में भी गोरे और कालों के बीच संबंध था। जो काले लोग थे वो अश्वेत जो थे उनको लेकर के बहुत चर्चा रहा। आपको याद होगा अमेरिका में भी अश्वेत राष्ट्रपति को लेकर के बड़ा हंगामा था, नहीं है ना।
और फिर आप लोग को ये भी याद होगा कि 27 ईयर्स नेल्सन मंडेला जेल में रहे, है ना, इसी को लेकर के। गांधी भी मात्र 2 वर्ष के लिए 1893 में गए थे दादा अब्दुल्ला के केस देखने साउथ अफ्रीका, लेकिन गांधी जी वहाँ पे 22 वर्ष रुक गए। इसके पीछे भी एक बड़ा सा कारण था। तो अंग्रेजों को लगता है, आज भी आप देखेंगे क्रिकेट का मैच हो और उसमें कभी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से हो रहा हो, तो जो मतलब स्लेजिंग कहते हैं, कह सकते हैं उसको, हाँ, जो नस्ल भेद की जो बातें हैं, या जो नए प्लेयर है, जो प्लेयर हमारे देश में पुराने हो चुके हैं उनको तो नहीं, लेकिन जो नए प्लेयर हैं उनको डीमोटिवेट करने में वो कहीं भी चूकते नहीं हैं। उनको लगता है कि इनको डीमोटिवेट कर दिया जाए, है ना। जो नए प्लेयर हैं उसका असर भी होता है, क्योंकि आपको मेंटली परेशान कर दिया जाए तो फिर आप जो है नेचुरल गेम नहीं खेल पाएंगे। तो यहाँ भी यही सिचुएशन था कि जैसे मान लीजिए कि एक मोनोपोली होता है। जैसे आप, कोई व्यक्ति गेट पर है और कहता है कि मे आई कम इन, तो आप कहते हैं यस कम इन, और यहाँ आकर खड़ा हो जाता है। वो चाहता है कि आप कहें कि प्लीज सिट डाउन या प्लीज सिट योर चेयर, है ना। तो लेकिन आप जैसे प्लीज सिट डाउन कहते हैं तो बैठ जाता है, लेकिन आप वहाँ यहाँ अगर खड़ा होता है और कुछ भी आप नहीं बोलते हैं, तो जब कुछ भी आप नहीं बोलते हैं ना, तो 10 से 20 सेकंड बाद उसकी जो मेंटल जो लेवल है ना, वह जो नेचुरल था, जो नॉर्मल था, वह नॉर्मल नहीं हो पाएगा। क्योंकि उसको ये पता है कि जैसे मैं बैठ जाऊंगा, उन्होंने वह तुरंत पूछ देगा कि ऑर्डर तो मैं दिया ही नहीं, तो तुम बैठ कैसे गए। और अब खड़ा है तो आप सोच रहे हैं कि ये बोले कि प्लीज सिट डाउन, लेकिन वो बोल नहीं रहा है। तो ये भी एक पेशेंस का गेम है। कभी कभी इंटरव्यू में ऐसा देखिएगा कि स्टार्टिंग से ही आपको जो है कह सकते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखा जा रहा है। उसमें एक व्यक्ति जो नेचुरल रूप से साइकोलॉजिस्ट है, वो कुछ नहीं पूछता, वो आपकी बस नज़रिया को देखता है। जैसे देखिए, अगर आप कभी कभी इंटरव्यू देने आप जाएंगे और आपसे लगातार 4-5 क्वेश्चन पूछ लिया गया और सबका आंसर आपको नहीं पता है, आप ईमानदार व्यक्ति हैं, तो नेचुरल जब आपको पता नहीं है, आप ईमानदार हैं, तो आप जवाब तो देंगे नहीं, आप सॉरी बोलेंगे। लेकिन जैसे आप सॉरी बोलते हैं, वह व्यक्ति जो सामने बैठा हुआ है वो समझ जाता है कि इनको इस लेवल का क्वेश्चन कुछ और पूछा जाए। लेकिन अगर आप 4-5 क्वेश्चन में सॉरी बोलेंगे और आप जो है इस बात को दिमाग में नहीं रखे हैं कि सॉरी बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, जो चेहरे की बनावट है, वो कमज़ोर होने लगेगा। गोरा है चेहरा तो काला होने शुरू हो जाएगा, लाल हो जाएगा चेहरा बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि आप नेचुरल नहीं है। नहीं, तो वहाँ आपको क्या करना होगा, नेचुरल रहना होगा, नॉर्मल रहना होगा। क्योंकि आप तटस्थ नहीं है ना, तो फिर आपको वह आधे घंटे की इंटरव्यू में ही आपकी पूरी जो सर्किल है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो यहाँ भी इस बात की चर्चा की जा रही है कि जो भारतीय थे उनको वैल्यू ही नहीं देना है, इन्हें नौकर और गुलाम की तरह समझना है। तो जब नौकर और गुलाम की जब तरह समझेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे प्रति जो विचारधारा है वो अच्छा रखे या ना रखे, लेकिन वो हमसे मिलने से दूर जाने लगेंगे, हमसे वो कटने लगेंगे, और फिर इसका फायदा मिलेगा हमें, क्योंकि वो नेचुरल नहीं रहेंगे। जब नेचुरल नहीं रहेंगे तो गलती करेंगे वो। तो इस तरह की जो है वाइसमैन, बर्डन और पैक्स ब्रिटानिका जैसी मॉडल को भी उन लोगों ने अपनाया, है ना। और हमारे यहाँ क्या था, हम लोग सीधे साधे लोग हैं। भारतीय क्या है, एक ऐसे लोग जो मतलब कहते हैं, जिस देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। तो जाहिर सी बात है कि जिन्हें सब कुछ मिला है ना, तो उनके पास पेशेंस कमज़ोर होता है। उन्हें कभी आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस में आएंगे ना, तो दिखने लगेंगे। लेकिन अंग्रेजों के पास तो इस तरह कुछ था नहीं। वो तो हारना जानते ही नहीं थे, क्योंकि वो आए ही थे बिजनेस करने। जैसे सोचिए, हम पैदा होते हैं तो हम नहीं सोचते हैं कि हम जा कर के अमेरिका में बिजनेसमैन बन जाएं, हम इंग्लैंड और जर्मनी में अपनी बिजनेस को फैलाएं। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि भारत में आईएएस बन जाए, यहीं कोई बड़ी कंपनी चला दें। लेकिन अमेरिका के व्यक्ति क्या सोचता है कि जनसंख्या विश्व में कहाँ है, वहाँ जाके हम मार्केटिंग करें। और हम बाहर जाना ही नहीं चाहते। नहीं, हम तो चाहते हैं कि जो हम दिल्ली में जो हमेशा रहें, लेकिन हमको मौका मिले तो पहला ऑप्शन अब बिहार ही भरते हैं, नहीं भरते हैं। क्योंकि हम लोग के पास होम सिकनेस वाली बीमारी है। लगता है कि नहीं, जिस जगह पे पैदा हुए हैं ना, अंतिम संस्कार भी वहीं पे हो। तो इस तरह की परंपरा से जीने वाले लोग हैं। और यही कारण है कि इस तरह के लोगों के साथ सामाजिक जो 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 व्यक्ति जितना सामाजिक होगा ना,
उसको समाज से उतना काटिएगा तो वो कमज़ोर हो जाएगा। और अंग्रेज़ों का यही नियत था। नहीं तो सोचिए कि वो हज़ार-हज़ार की संख्या आकर के यहाँ लाखों लाख की संख्या को जो है लीडरशिप कर रहा है। हम जिस दिन समझ गए होते कि 1000 लोग को बाहर फेंक देना तो फेंक दिए होते। लेकिन हम इस बात को नहीं समझे। हमें लगता है कि डीएम, पीएम और सीएम वो हैं, बाकी हम नेचुरल पैदा ही हुए हैं क्लर्क बनने के लिए, सिपाही बनने के लिए और नहीं तो खेती करने के लिए, है ना? और उस दौर के लेखक भी वैसा ही लिखता है। प्रेमचंद को देखिए, वो कहते हैं अपनी पत्नी से जो गोदान में पढ़िएगा, वो कहता है कि हमने अगला जन्म में कुछ पाया, कुछ किया ही नहीं अच्छा, तो इस जन्म में हमें मिलेगा क्या? यानी कि हमारे ऊपर जो है धर्म और ईश्वर और अगले जन्म और पुनः जन्म की जो प्रभाव है वो इतना मजबूत है ना कि हम संतुष्ट हो गए हैं। ईश्वर ही सब कुछ करेगा। तो जैसे ईश्वर की हम नाम लेते हैं हमारा कर्मशीलता कमजोर हो जाता है। और ये भी एक बड़ा सा कारण है कि हम लंबा समय गुलाम रहे। अगर हमको लगता है ना कि हम लड़ सकते हैं, आप देख लीजिए संथाल विद्रोह की चर्चा कर लीजिए, बिरसा मुंडा की चर्चा कर लीजिए। अगर बिरसा मुंडा विद्रोह में बिरसा मुंडा नहीं कहता कि हमारे ईश्वर हमारे साथ हैं, तो वहाँ के लोग का आत्मविश्वास बनता क्या युद्ध करने के लिए? वो तो कर दे कि हम युद्ध ही नहीं करेंगे। तो कहते हैं कि हमारे हमारे जो कुल देवता है वो साथ हैं, वो गोली चलाएंगे तो लगेगा ही नहीं, वहीं रुक जाएगा। भाई ये रामायण का राम और सीता और लक्ष्मण का बाण थोड़े है कि वो अंदर तक पहुंच जाएगा और ये पता लगा इसका इसका जो है पावर कमजोर हो जाएगा। लेकिन हम विश्वास तो करते हैं ना कि ईश्वर है। तो हमेशा इस बात की चर्चा की गई है और सामाजिक विचारधारा पे आप हमेशा इस बात को समझ लीजिएगा कि हमारी जैसी सोच होगी ना, वह सोच ही हमको महान बनाएगी। ये सोचिए आप जिस जगह पे हम जैसे बिहार में आप हैं, बिहार की मिट्टी में पले बढ़े हैं, तो आपको दो ही चीज़ें, या तो आप बहुत ज़मीनी रूप से हैं तो आप सिपाही बनना चाहेंगे, नहीं तो आप आईएएस बनना चाहेंगे। ये बिहार की मिट्टी में पैदा हुए हैं और आप जो है ड्रीम 11 पर टीम बनाए, ऐसा नहीं सोचे होंगे बचपन में। नहीं ना। आप शेयर मार्केट में हम बड़ा नाम हम अपनाएं, हम निफ्टी और शेयर मार्केट और जो है और जा कर के हम पूरे मार्केट की हेड हो जाएं, ऐसा आपका बचपन का सपना नहीं होगा, क्योंकि आप उस मिट्टी में नहीं हैं, है ना? अभी भी नहीं सोचते हैं। इसके पीछे कारण है ना कि हमारे यहाँ बचपन से सिखाया गया है कि जॉब का मतलब है आईएएस आईपीएस, आईएएस पीसीएस। वो कहीं बताया ही नहीं गया कि जो है आप प्राइवेटाइजेशन के दौर में भी जाएंगे और अच्छा कर पाएंगे। तो समाज जो है ना वही विचारधारा का रूप है। और दूसरा एक और बात को कि समाज की जो भी विचारधारा होगी ना, वो देखिए आप क्रांति में पढ़ रहे होंगे तो कहाँ कोई व्यक्ति शहीद हो रहे हैं, राजगुरु भगत सिंह सुखदेव, अशफाक उल्ला खां शहीद हो रहे हैं, लेकिन कोई साउथ का व्यक्ति कहाँ शहीद हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। इसके पीछे कारण भी है कि जो प्लेन एरिया ये नॉर्थ इंडिया का है ना, यही राष्ट्रवादी है, यही राष्ट्र की परंपरा को देखता है, इसे ही जीना मरना है। यही व्यक्ति कहता है कि नहीं हमको अपना संविधान चाहिए, इस व्यक्ति को ही कहते हैं कि नहीं हमारा हम कब जगे कब सोए, यह रूल हम बनाए। तो इसके पीछे कारण यही है कि इन्हीं की हत्या होगी, इन्हीं की विचारधारा होगी। और यही कारण भी है कि देखिएगा बंगाल और बक्सर का युद्ध और पानीपत के युद्ध के बाद ही अंग्रेज तय कर लेते हैं कि हम इंडिया को गुलाम बना लिए, तो मद्रास नहीं जाते। 1885 का भी देखेंगे राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी, तो साउथ में कहाँ उसकी बैठक होती है? नहीं होती है ना। सारी बैठक नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि जहाँ लोग इस बात को तैयार ही नहीं है कि तन समर्पित, मन समर्पित और जीवन समर्पित, तो फिर कैसे उसको हम राष्ट्रवादी बना देंगे? नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी सी विचारधारा है कि राष्ट्र की जो परंपरा है वह कहीं ना कहीं समाज का रूप है, और यही समाज जो है आज भी हमें करना चाहता है। आईएएस आईपीएस बनने के बाद बहुत पैसा नहीं कमा सकते हैं आप जो है करोड़ों की, लाख लाख और करोड़ों करोड़ की गाड़ी, 1.5 करोड़ 2 करोड़ गाड़ी से नहीं घूम सकते, नहीं ना। लेकिन जो जो प्लेन एरिया है वहाँ के लोग कहते हैं कि ठीक है हम गाड़ी 20 लाख में ही घूमेंगे, लेकिन वो उसके आगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखा होना चाहिए। तो ये सोच को आप बदल नहीं सकते और इसको पैसा से तोला भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो आपके मन में एक भाव बन गया है ना, ये भाव एक अलग सा भाव है। और इसको सुधारने के लिए तो लगभग 100 वर्षों की सोच एक अलग सी डेवलप करनी पड़ेगी, वो शायद अभी संभव नहीं है। आगे लिखिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा
बाल हत्या, और नर बलि पर प्रतिबंध लगाया। बाल हत्या और नर बलि पर प्रतिबंध लगाया। पर प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड डलहौजी ने विधवा विवाह की मान्यता दी। विधवा विवाह की मान्यता दी। इन सभी कारणों से रूढ़िवादी भारतीयों के अंदर असंतोष का भाव हो गया। असंतोष का भाव हो गया। असंतोष का भाव हो गया। अब देखिए, ये परंपरा ऐसी है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ये लगता होगा कि सती प्रथा, विधवा विवाह, ये तो आवश्यक तत्व थे। लेकिन हम जिस समाज से आते हैं, वहाँ की जो परंपराएं जो हमारे पूर्वजों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, आपको लगता है कि उस परंपरा को हटाया जाए तो लोग खुश होंगे? जैसे मैं भी बता रहा हूँ एक मेरे मित्र हैं अलवर में, वो आईपीएस थे। उनकी शादी में मैं गया था। तो शादी में ये कहा गया कि एक बड़ा सा जो है वो उपली का आग जल रहा था, उसको उसमें एक पैर रख करके उस पार चले जाना है। उस पार चले गए तो फिर वहाँ पे नहाना होगा। अगर पैर की निचली जो पोर्शन है वह जला नहीं, तो ऐसी मान्यता थी कि वो जीवन भर पत्नी की बात नहीं मानेगा, परिवार की बात मानेगा। और अगर जल गया, हाँ, तो मैं कहा कि भाई दिन भर एसी में रहने वाला आदमी आईपीएस, तो पैर जल ही जाएगा। लोगों ने डॉक्टर को बुला रखा, हम कहे कि भाई मना कर दो। तो कहा कि जो परंपरा है गांव का, उसको मना कर दोगे, जूता मारेंगे लोग यहाँ, है ना। पैर रखा, एक पैर जल गया और लोग ताली बजा रहे हैं कि पत्नी की बात मानेगा, है ना। और बैंडेज पट्टी कराया गया। हाँ, एक परंपरा और भी मैं अभी देखा इधर मऊ के तरफ में देखा कि शादी के एक दिन पहले जो है दूल्हा और दुल्हन दोनों खाना नहीं खाएंगे। मतलब वो 24 घंटा का व्रत के बाद भोजन हो, वो शादी विवाह जो है सिंदूर दान होगा, है ना। वो बच्चा पागल बना हुआ है। मैं कहा कि यार पी ले, यहाँ कौन देख रहा है। तो कहता कि ना, किसी को नींद मिल गया ना तो घर तक पिताजी गुस्सा हो जाएंगे। अब बताइए ये मान्यता कैसी है? इसको तोड़ना चाहिए ना। लेकिन आज ही इसको तोड़ने को जो भी आएगा, आप लोग जब एथिक्स पढ़ते होंगे तो उसमें एक स्टेटमेंट आता है राजा राम मोहन राय का, जो ईस्टर्न फिलोसफी में, कि जब हमने सबसे पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की बात की, तो हमारे घर से मेरी माँ ने ही विरोध शुरू कर दिया। तो कहें कि पहला विरोध का जो असर था ना, वह घर से मुझे देखना पड़ा, फिर मैं समाज से विरोध झेला। तो जब अपना घर और समाज अपना साथ नहीं दे रहा है तो देश साथ देगा क्या? तो आज हम राजा राम मोहन राय को बहुत बड़े आधुनिक भारत के जनक से मान लें, और जो है आधुनिक शिक्षा की कुछ भी मान लें, लेकिन उस दौर में उस व्यक्ति ने बहुत झेला है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जब कहा कि विधवा पुनर्विवाह को जो है शुरू करना चाहिए, लोगों ने कहा कि आपकी भी तो भाभी विधवा है, आप यहीं से शुरू करिए। बताइए कौन इनसे विवाह करेगा? तो कहने का आशय क्या है कि जो भी हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे
दार्शनिक है जिन्होंने भारत में सुधार की परंपरा को निर्वहित किया है, वो रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ा गया है। आप जैसे चले जाइए आज भी जो है चंबल के एरिया में और वहाँ विवाह और आदिवासी एरिया में चले जाइए, विवाह की परंपरा है 16 बरस और 18 बरस। अब किसी से कहिए कि आपकी बेटी का विवाह 24 वर्ष में किया जाए, वो मानेंगे लोग? 16 वर्ष में ही विवाह करेंगे? ना जी ना। बाकी जो करना होगा वहीं कर लेगी, अपना पढ़ाई करना होगा वहीं कर लेगी, विवाह तो हम समय से कराएंगे। तो रूढ़िवादी परंपरा में जो सुधार की बातें की गई है उसका भी लोगों ने विरोध किया है। तो हमारी जो विरोध है वो जाहिर सी बात है। अब देखिए, जैसे अगर हम विधवा पुनर्विवाह की बात करें, सती प्रथा की बात करें, लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें, या लॉर्ड कैनिंग की बाद में बात करें, है ना, तो ये सब परंपराएं कहीं ना कहीं एक नए विकास के साथ जुड़ रहे थे। और इस विकास की परंपरा को जैसे लॉर्ड कैनिंग बाद में जाकर विधवा पुनर्विवाह विधवा विवाह को लेकर मान्यता दिया, तो ये परंपराएं सही थी, है ना। लेकिन हमारे समाज को ये लगता था कि जो भी चीजें अंग्रेज दे रहे हैं या जो कर रहे हैं, हमारी परंपरा को तोड़ रहे हैं, हमारी नियमावली को तोड़ रहे हैं, तो गलत है। जैसे देख लीजिए, आपके घर में जब विवाद होता है आपके और आपके पिताजी में, तो दो दो विचारधारा टकराता है, एक 50 वर्ष का, एक 25 वर्ष का, है ना। एक जो है विश्वास 50 साल का है, एक 25 साल का है, 25 वर्ष का है। तो वहाँ पे क्या है, कभी कभी आप कहते हैं ठीक है, जो आपका मन है वही कीजिए। जैसे आप कहते हैं कि विवाह विवाह में जो है खाना के लिए 2 पोर्शन कर दीजिए, एक लेडीज के लिए एक जेंट्स के लिए। वो बोलते हैं ना ना ना, हम तो शुरू से एक ही जगह खाना खिलाए हैं। तो आपको लगता है कि आपकी मैनेजमेंट सही हो जाएगा, लेकिन उनको क्या लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ पहले हुआ ही नहीं, उनके विवाह में ऐसा हुआ था क्या? नहीं। तो नहीं, तो नहीं होगा। आपकी सारी मैनेजमेंट रखी की रखी रह जाएगी। आप दिल्ली से जो सोच के गए हैं, जो परंपरा सोच के गए हैं, क्योंकि वहाँ जो धर्म और जाति और हमारी जो है रीति रिवाज जो है, रिचुअल्स जो कहते हैं समाज में, वो इतने मजबूत है ना। आप देखेंगे कभी कभी दो धर्म के लोग विवाह करते हैं, तो दोनों धर्म में विवाह होता है। एक बार उनकी परंपरा का निर्वहन किया जाता है, एक बार इनकी परंपरा का निर्वहन किया जाता है। क्यों? क्योंकि धर्म हमारे लिए अफीम की तरह है ना। और उस अफीम को बनाया किसने है? तो यही समाज बनाया है। क्योंकि समाज ये नहीं होता तो फिर लचीला समाज होती तो धर्म हम परिवर्तन कर लेते, समाज परिवर्तन कर लेते, देश परिवर्तन हो, देश में सोच परिवर्तन हो जाती। लेकिन हमारी सोच परिवर्तन नहीं हो सकती है। आज भी वही है। महिला आज सबसे ज्यादा अगर परेशान है तो इसके पीछे कारण पुरुष नहीं है, महिला ही है। क्योंकि विवाहोपरांत कोई भी महिला जब किसी अन्य घर में जाती है तो उसे ये डर नहीं होता कि हमारे पति का स्वभाव कैसा होगा, हमारे ससुर का स्वभाव कैसा होगा, और हमारे देवर कैसे होंगे। उसके मन में ये डर होगा कि मेरी सास कैसी होगी और मेरी ननद कैसी होगी। तो महिला को कैसे डर है? महिला से ही डर है। आप कल के सेलेक्ट हो जाएंगे तो सबसे ज्यादा जो बिहार में बहुत बड़ी सी एक आडंबर है, दहेज। तो दहेज में जो सबसे बड़ा रुचि है ना, वो दुल्हे की माँ का होता है। उसको लगता है कि हमने दिल्ली इसको इतना पढ़ा दिया है ना, जो ब्याज सहित ले लिया जाए। नहीं। तो ये परंपरा क्या है? कहीं ना कहीं समाज को विकसित समाज को एक रूढ़िवादी चैलेंज है। आप देख लीजिए, आज भी आप कहते हैं कि नहीं ये परंपरा को छोड़ दिया जाए, आपके घर वाले, हमारे घर वाले नहीं मानेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब हमारी बात नहीं माने, जो हम घर के मेंबर हैं, तो ये तो हमें गुलाम बनाए थे, तो इनकी बात मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे ना। तो एक परंपरा के साथ जी रहे हैं। आगे लिखिए। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त रेल, डाक तार, के क्षेत्र में किए गए विकास के कार्य को भी रूढ़िवादी भारतीय को भी रूढ़िवादी भारतीय संशय की दृष्टि से देखते थे, संशय की दृष्टि से देखते थे, संशय की दृष्टि से
देखते थे। अब लिखिएगा प्रशासनिक कारण। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा भी आज, है ना? यही क्वेश्चन आपको लिख लेना होगा 100 वर्ड में। यही क्वेश्चन मैं देख रहा हूं कि आप चीजों को छोटा और बड़ा कर पा रहे हैं कि नहीं। प्रशासनिक कारण एक बहुत बड़ा सा कारण था, जिसमें देखिएगा लोगों को पदोन्नति में या वेतन में काफी अंतर था। जो सैनिक के वेतन है, पदोन्नति है, उसमें काफी अंतर है। लिखिए, ब्रिटिश शासन में महत्वपूर्ण पद केवल अंग्रेजों के लिए सुरक्षित थे। पदोन्नति में, यानी कि प्रमोशन जिसको बोलते हैं, पदोन्नति में भी भारतीय और अंग्रेजों के बीच एक जैसे नियम नहीं थे। भारतीयों के वेतन और अंग्रेजों के वेतन में भी काफी अंतर था, काफी अंतर थे। जैसे आप देखेंगे कि भारतीयों का जो वेतन है ना, ये 60 से 70 रुपए हाईएस्ट वेतन है, और अंग्रेजों की वेतन 500 के आसपास। आप लोग एक बात और समझिएगा कि जो अंग्रेजी शिक्षा लाई गई थी, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सा कारण था। क्योंकि अंग्रेज जो इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, जो बौद्धिक वर्ग के लोग थे अंग्रेज, उनको ऐसा लगता था कि जो क्लर्कियल पोस्ट हो, उस तरह के पोस्ट पे जो व्यक्ति शामिल हो, वह भारतीय हो जाए, तो हमको कम वेतन में आसानी से काम मिल जाएगा। क्योंकि सोचिए, जो व्यक्ति इंग्लैंड से इंडिया आया है, उसका वेतन भारतीयों के बराबर देंगे तो काम नहीं करेगा, तो काम ज्यादा पैसा देना पड़ेगा उसको। तो इस कारण से उनको लगता था कि अंग्रेजी शिक्षा का बढ़ावा दिया जाए और अंग्रेजी शिक्षा सिखा दी जाए अंग्रेजी, तो फिर कार्य करने वाले जो क्लर्क होंगे, वह इंग्लैंड से नहीं लाना पड़ेगा और कम पैसे में ही काम हो जाएगा। और ये भी एक बड़ा सा कारण था कि अंग्रेजी शिक्षा को भारत में बढ़ावा दिया गया। लेकिन अगर हम बात करें जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो उन्होंने ये बात कहा कि भारत से बाहर जब भी हम कभी भी ग्लोबल के बारे में सोचेंगे, तो ये महसूस होगा कि अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य है। इस कारण से इसका मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन अगर ये लगे कि भारतीयों को विकसित करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा को लाया गया, तो शायद ये बहुत बड़ा कारक नहीं होगा, क्योंकि इस तरह की बातें हम स्वीकार नहीं करते। भारतीयों की अगर हम हिस्सेदारी की बात करें, लेकिन अंग्रेज अधिकारी चाहते थे कि भारत में 3 ही पोस्ट ऐसा हो जिस पर कार्य करने वाले अंग्रेज हों, और वह एक देश का हेड, एक राज्य का हेड, और एक व्यक्ति जिला का हेड, यानी कि जिसको हम जिला कलेक्टर कहते थे, है ना? और एक जो राज्य का हेड जो गवर्नर था, और एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बाद में उसको वायसराय कहा गया। ये 3 पोस्ट अंग्रेज का हो, बाकी जितने वर्क हो वो सब इन्हीं के साथ हो। और यही कारण था कि विंस्टन चर्चिल, जो 1941 से 44 के बीच में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भी रह चुका है, उसने कहा था कि इंडिया में जो है राजा का पद तो 3 ही था, और वो था एक जो है सेंटर लेवल पे, केंद्र लेवल पे, एक राज्य लेवल पे, और एक जिला लेवल पे, जो डिसीजन मेकर होगा
राज्य में क्या होगा वह गवर्नर तय करेगा, जिला में क्या होगा ये जिला कलेक्टर तय करेगा, और केंद्र में वायसराय तय करेगा। बाकी और जितने पद हैं वह सब नौकर है, यानी कि नौकरशाही से जुड़ा हुआ है, जो जीने खाने के साधन है ना। और यही कारण है कि ये स्टेटमेंट जो चर्चिल का है वो आज भी फॉलो किया जाता है कि नौकरी तो तीन ही है। अब जो है थोड़ा सा उनका नाम बदल गया है, जो वैसराय के जगह पे थे वो पीएम हो गए हैं, वास्तविक रूप से पावरफुल देखे तो राज्य में सीएम हो गए हैं और जिला में डीएम हो गया है। बाकी और जो नौकरी है ना वो जीने खाने के साधन है। तो ये परंपरा में शुरू से चले आ रहे थे, क्योंकि देखिए जिला का अगर आप जिस जिले में हैं, देखिए कभी कभी होता है किसी जिले में मंगलवार को दुकान बंद है, कहीं कहीं सोमवार को दुकान बंद है, कहीं कहीं संडे को दुकान बंद है। तो जब संडे की जगह पे मंगलवार को दुकान बंद किया गया, लोगों ने पूछा, तो डीएम कहते हैं कि जितने सरकारी कार्यालय में काम करने वाले लोग हैं वो संडे को जब छुट्टी होता है तो ऑफिशियल काम तो कोई कर ही नहीं पाएंगे, बैंक में नहीं जाना होगा वो नहीं जा पाएंगे, बच्चों के स्कूल में जाना होगा वो नहीं जा पाएंगे, तो इनका भी तो ध्यान रखना है ना। तो मार्केट को मंगल को बंद कर दिया वो, कि संडे को मार्केट सब खुला रहेगा, मंगल को बंद रहेगा। और मंगल को क्या बंद रहेगा भाई, अब मंगल को बंद रहेगा तो चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। तो अलग अलग जो है पावर, यानी कि डिसीजन लेने का जो क्षमता है जो डीएम के पास है वो जिला में सबसे बड़ा है। तो इस कारण से इन्होंने ऐसी बात कहा, है ना। बाद में देखिएगा लोगों ने, अब कभी कभी देखिएगा यहाँ यहाँ और भी कोचिंग है, जैसे आस्था में कहता है कि यही पावर वीडियो को भी है। तो भाई नीचे लेवल पे आएंगे तो प्रखंड लेवल पे वीडियो का पावर है, लेकिन हम उतना पावर को नहीं नीचे लेके जाएंगे, है ना। पावर डीएम तक ही रहने देते हैं। आगे लिखिए। 1856 में, इसी में, हाँ 1856, 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने सामान्य सेना भर्ती अधिनियम पारित किया। सामान्य सेना भर्ती अधिनियम पारित किया। सामान्य सेना भर्ती अधिनियम पारित किया। जिसके अनुसार जिसके अनुसार सेना के सभी सैनिकों को जिसके अनुसार सेना के सभी सैनिकों को यह स्वीकार करना होता था स्वीकार करना होता था कि जहां कहीं भी सरकार की आवश्यकता होगी, जहां कहीं भी सरकार की आवश्यकता होगी, वहां कार्य किया जाएगा। वहां कार्य किया जाएगा। अतः समुद्र पार करने से इनकार नहीं कर सकते। अतः समुद्र पार करने से इनकार नहीं कर सकते। यह नियम हिंदू सैनिकों के लिए आघात था। यह नियम हिंदू सैनिकों के लिए आघात था। सैनिकों के लिए आघात था। अब लिखिएगा तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण, इमीडिएटली इवेंट।
लिखिए, ब्रिटिश सरकार ने 1856 में ईस्वी में पुरानी लोहे वाली बंदूक के स्थान पर पुरानी लोहे वाली बंदूक के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। के प्रयोग का निश्चय किया। इस नई राइफल के कारतूस के कारतूस के ऊपरी भाग को दांत से काटना होता था। कहीं कहीं मुंह भी लिखेगा तो दुखी मत हो जाइएगा आप लोग। मुंह से काटना होता था या दांत से काटना होता था, है ना? मुंह से, दांत से काटना होता था। हाँ, बंगाल की बैरकपुर छावनी की सेना में यह अफवाह फैल गई कि संभवतः इसमें गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग किया गया है। इस अफवाह के बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों में धार्मिक संकट का भाव पैदा हो गया। सिपाहियों में धार्मिक संकट का भाव पैदा हो गया। उनतीस मार्च 1857 को बलिया के रहने वाले मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया। बलिया, चीतू पांडे 1942 में आएंगे। पैरेलल गवर्नमेंट जब चलेगा ना, चीतू पांडे जो हैं 1942 में जब समानांतर सरकार की घोषणा होगी तो समानांतर सरकार 3 जगह चलेगा, सतारा में, बलिया में और मिदनापुर में। ठीक है? हाँ, मिदनापुर बंगाल, सतारा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का बलिया। ठीक है? 1942 अभी आएगा अभी। हाँ, वो चीतू पांडे हैं और ये मंगल पांडे हैं। बलिया उत्तर प्रदेश में है। हाँ हाँ, मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को
57। उन्हें फांसी दे दी गई। उन्हें फांसी दे दी गई। गलत लिखा है। बैरकपुर दुर्गापुर के बगल में है। ठीक है ना। हम्म। अब आगे लिखेंगे 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से सैनिक दिल्ली की ओर चले। ग्यारह मई को कुछ सैनिक कूच किए। अच्छा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11 मई को दिल्ली पहुंचकर मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत की। ये आपके हो गए 1857 के विद्रोह के कारण। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा कि विद्रोह कहाँ और कौन नेतृत्व करने वाले हैं। तो ये हम लोग पहले कर चुके हैं, विद्रोह कहाँ और नेतृत्व करता कौन। नेतृत्व करता कौन, ये हम लोग कर चुके हैं ना। ये पूछता भी नहीं है, मेंस में कभी पूछता नहीं है, प्रीलिम्स का। हाँ, नहीं वही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये एक दौर है जिसमें हम कारण के बाद इसको जानेंगे, लेकिन प्रीलिम्स का फैक्ट है इसलिए उसको मैंने पहले ही समेट दिया है, आगे ही शुरुआत दौर में ही करा दिया कि आपको समस्या न आए। तो इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण। 1857 विद्रोह और फिर यहां असफलता का कारण। असफलता के कारण विद्रोह की असफलता के कारण में लिखिएगा 1857 का विद्रोह है एक विस्तृत एवं व्यापक विद्रोह था। विस्तृत एवं व्यापक विद्रोह था जिसमें सैनिक और असैनिक दोनों ने भाग लिया।
जिसमें सैनिक और असैनिक और असैनिक दोनों ने भाग लिया। किंतु अनेक कारणों से यह विद्रोह असफल रहा। एकता की कमी, संगठन का अभाव, भारतीय उच्च वर्गों का अंग्रेजों के प्रति सकारात्मक सोच। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये आपका हो गया, इसको हम लोग इंग्लिश में कह लेते हैं लैक ऑफ यूनिटी, एकता का अभाव। लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मिटाओ इसे, तीनों लिख लिए। और तीसरा पॉइंट में एबीसी करके डाल देंगे। जो व्यक्ति हेल्प नहीं किए उसमें एक नाम है निजाम ऑफ हैदराबाद, हिंदी में उसको लिख लेंगे हैदराबाद का निजाम, निजाम ऑफ हैदराबाद यानी हैदराबाद का निजाम। दूसरा व्यक्ति जोधपुर का राजा, किंग ऑफ जोधपुर, किंग ऑफ जोधपुर। तीसरा जोधपुर का राजा। चौथा इंदौर के होलकर, इनके नाम से ही होलकर स्टेडियम भी है, होलकर ऑफ इंदौर। हाँ, इंदौर मध्य प्रदेश में है, जोधपुर राजस्थान में है, और हैदराबाद हैदराबाद में है, तेलंगाना में है, तेलंगाना में है ना। हाँ। और ग्वालियर के सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया। और एक व्यक्ति और पाटियाला के शासक, पाटियाला के शासक हैं ये सिंधिया हैं ग्वालियर के। होलकर जो है ये इंदौर के हैं, राजा जो है वो जोधपुर के हैं, और निजाम हैदराबाद के हैं। ये लोग का नाम पहले रखा गया, बड़ा सा नाम था, जिन लोगों ने, अब नीचे लिखिएगा थोड़ा सा, अंग्रेजों के पास साधन और शक्ति
विद्रोहियों से अधिक था, विद्रोहियों से अधिक थी। अंग्रेजों के पास साधन और शक्ति विद्रोहियों से अधिक थी। भारतीयों में अनुभव की कमी देखी गई। भारतीयों में अनुभव की कमी देखी गई। भारतीयों में अनुभव की कमी देखी गई और साथ ही भारतीय शिक्षित वर्ग भारतीय शिक्षित वर्ग कॉमा देकर व्यापारी वर्ग आदि व्यापारी वर्ग आदि इस विद्रोह के प्रति उदासीन थे। इस विद्रोह के प्रति उदासीन थे। इस विद्रोह के प्रति उदासीन थे। हार का कारक है। आगे थोड़ा सा एक लाइन लिख लीजिए, मात्र एक लाइन और। कंपनी को जेम्स नील निकलसन, हडसन, जनरल सर ह्यूग रोज, कैंपवेल जैसे विशेष व्यक्तियों की सेवाएं प्राप्त थी। जैसे विशेष व्यक्तियों की सेवाएं प्राप्त थी, यह भी भारतीयों की असफलता का कारक बना। असफलता का, यह भी भारतीयों की असफलता का कारक बना। कारक, कारण कारक अलग अलग नहीं है सब। कारक शब्द जो है ना, वो कारक का मतलब है जो किया गया, जो रिजल्टेंट है। तो असफलता का कारक बना। मतलब ये नहीं होता तो असफल नहीं होते। इसको हम कारक के तत्व देखते हैं। वर्तमान समय के वायसराय लॉर्ड कैनिंग का कहना है कि भारतीयों में एकता की कमी और संगठन का अभाव नहीं होता। तो इस युद्ध के बाद ही हमें वापस लौट जाना होता।
हमें वापस लौट जाना होता। अब देखिए हम असफल क्यों रहे, ये तो समझ में आ गया ना। हमारी असफलता के पीछे सबसे बड़ी बातें हैं। जैसे सोचिए, आप मुखर्जी नगर में बैठे हुए हैं और आज अगर थोड़ी सी हम सोशल मीडिया को हटा दें, जैसे यूट्यूब से लेकर के और टेलीग्राम तक, तो फिर एक गांव में बैठ कर के जो बच्चा यूपीएससी या पीसीएस के बारे में सोचता है, अकेले सोचता है, क्योंकि उसके पास सोशल मीडिया तो नहीं है, और फिर एक यहाँ बैठ कर के किसी एक्सपर्ट के साथ सोचता है, दोनों की सोच एक जैसी होती क्या? नहीं होती ना। तो 2005 से पहले आपने रीड किया होगा, जब सोशल मीडिया का दौर नहीं था, 2010 तक भी कह लेंगे, तो दिल्ली नहीं आने वाले को शायद सपना भी नहीं देखते थे कि हम पीसीएस अधिकारी बन जाए, आईएएस अधिकारी बन जाए। नहीं, देख, हाँ, लॉकडाउन के बाद शुरू हुआ। लॉकडाउन से पहले जो समझ गया ना, मतलब लॉकडाउन से पहले अगर हम लोग समझ गए होते कि जो है अम, सिर्फ एक आधार ये है कि आप सोशल मीडिया पे आ जाइए और फिर थोड़े से आप चीज़ों को समझ लीजिए, तो शायद हम लोग भी फेमस हो गए होते। लेकिन हम लोग को लगता था कि अ, आप टीचर का मतलब ये है कि वो रेगुलर पढ़े और फिर बच्चों को समझाए, और एक क्लास अगर वो ढंग से पढ़ा दे तो दोबारा उस विषय में उसको क्लास में किसी और बैठने की क्लास में ज़रूरत महसूस ना हो। तो इसलिए आप अध्ययन अध्यापन के चक्कर में रहे, तो आप अध्ययन अध्यापन के चक्कर में मार्केटिंग को भूल गए, और जिन्होंने मार्केटिंग किया उस दौर में वो आज बहुत आगे है, मिलियन में सब्सक्राइबर है। सच है कि नहीं? मतलब आप कभी कभी आप महसूस करेंगे कि जो व्यक्ति बहुत बड़ा सा फॉलोअर, जिसको 1 लाख लोग देखते हैं, कोई जरूर नहीं कि उसकी नॉलेज भी 1 लाख के लायक होगा, लेकिन लोगों ने एक समय में देख लिया तो फेमस हो गया वो। तो सोशल मीडिया का अलग अलग सा दौर है, वो चलता रहेगा, लेकिन हमेशा अपना एक अलग कद ये है कि आप चीज़ों को बैलेंस रखिए, और अंततः वही सच होता है। 2 3 4 साल 5 साल आप जो है बिना अध्ययन के आप पढ़ा सकते हैं या पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको लंबा समय चलना है ना, तो आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आप नया चीज़ों को कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ये सब समझा रहा हूँ, ये सिर्फ आप लिख लिए, समझ में आपको नहीं आया, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो समझ में आपको तब तक नहीं आएगा ना, जब तक ये चीज़ें हमको समझ में नहीं आया होगा, है ना? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं समझता है तो फिर डिलीवर कैसे दे पाएगा वो? तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और एक समय के बाद वही सच है। जैसे मान लीजिए, आप प्रभावित किसी से 6 महीने हो सकते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर अध्ययन करते हैं तो लंबा समय आप चल सकते हैं। विद्यार्थी को भी और उन्हें भी। देखिए नए नए बच्चे, कभी कभी देखिएगा 20 22 वर्ष का बच्चा सेलेक्ट हो जाता है। इसके पीछे कारण है ना कि हमको लगता है कि हम सब कुछ पढ़ लिए हैं। ये सब कुछ पढ़ लिए हैं तो कुछ ना कुछ तो रिवीजन की ज़रूरत है, हम रिवीजन छोड़ देते हैं। लगता है कि एग्जाम नज़दीक हो तभी रिवीजन हो, तो ये भी एक असफलता का बड़ा कारक है। अब 1857 के विद्रोह के परिणाम क्या हुए, उसकी चर्चा कर लेते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह का परिणाम। विद्रोह का परिणाम। परिणाम लिखिए। विद्रोह की असफलता के बाद मुगल साम्राज्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया। मुगल साम्राज्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया। मुगल साम्राज्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया।
इस विद्रोह की असफलता के बाद गवर्नर जनरल को वायसराय के साथ जोड़ा गया, या गवर्नर जनरल के साथ वायसराय शब्द को जोड़ा गया। अब यह है ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह क्राउन के अधीन कार्य करना शुरू की। अब यह ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह क्राउन के अधीन कार्य करना शुरू की। आप लोगों ने देखा होगा, अगर थोड़ी सी हम चर्चा करें, यहाँ पे रोक लेते हैं पहले समझ के, कि ये जो 16th सेंचुरी है, इस दौर में अगर हम बात करें तो 1602 में एक दौर था जब अंग्रेजों ने अपनी कंपनी स्थापित करने की बात सोची। 1608 वो दौर था जब एक व्यक्ति जिसका नाम, क्या हो रहा है, रुक क्यों रहा है, विलियम हॉकिंस, और फिर कुछ देर बाद आ जाएगा। रियल में इसका कॉज जानते हो? नहीं ना, तो फिर कैसे ठंडी अनुमान लगा लिए दोस्त? अच्छा, आप बोल रही हैं, हम वो बोल रहे हैं। अच्छा कोई नहीं। हॉकिंस 1615 में यहां जो व्यक्ति आए वह सर टॉमस रो। अब आप देखेंगे क्या कि ये लोग भारत में आए थे, उसके पीछे कारण था ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स इनका मेन कारण था, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कह लेंगे, व्यापार और वाणिज्य। ट्रेड एंड कॉमर्स। अब देखिएगा कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट शुरू होता है, यहां से हमारी जर्नी एक अलग तरीके की तय होती है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, और उसके बाद 20-20 वर्ष के अंतराल पे 4 जो है आपका चार्टर एक्ट है। 1793, 1813, 1833 और 1853, है ना। 4 चार्टर एक्ट आया है इंडिया में। 1793 के चार्टर एक्ट से ही शुरू हुआ था कि अब भारतीयों के जो संचित निधि है वहीं से पैसा देना होगा अंग्रेजों को। पहले पैसा इनको इंग्लैंड से मिलता था, लेकिन अब लग गया कि इंडिया में है, और फिर चार्टर के द्वारा ही तय किया गया था कि नेक्स्ट मीटिंग आफ्टर 20 ईयर्स लेटर, मतलब अगली जब भी बैठक होगी तो 20 वर्ष के बाद होगी। इस तरह की घोषणा पत्र में चर्चा की गई थी। 1853 के बाद जो 57 में युद्ध हुआ ना, उस युद्ध के बाद अंग्रेजों को ये लगने लगा था कि भारत में अगर थोड़ी सी समझ भारतीयों की हो जाए तो शायद हमें वहाँ रहना आसान नहीं होगा। और यही कारण था कि वहाँ की एक बड़ी सी कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए जो कंपनी जो डिजाइन की गई थी, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो डिजाइन की गई, अब लगा कि उसके अधीन ना होकर के क्राउन के अधीन, और महारानी विक्टोरिया उस समय जो है वहाँ की सामग्री जो है महारानी थी, और क्राउन जो है, यानी क्राउन का मतलब ताज होता है, उन्हीं के अधीन कर दिया गया और उसको वायसराय शब्द के साथ जोड़ दिया गया। हालांकि आप देखेंगे बाद में इनडायरेक्ट रूप से क्राउन को जो है वह कहीं ना कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ जो है बेनिफिशियल देखा गया, क्योंकि क्राउन से महारानी को कुछ लेना देना था नहीं। संपत्ति तो जो भी महारानी हो, ब्रिटेन की महारानी हो, नेपाल के राजा हो,
इस सब लोग की संपत्ति का एक अलग से दौर था। वो लोग संपत्ति की क्या जरूरत है उन्हें, उनकी तो एक अलग से दुनिया ही था। मुझे कभी कभी लगता है, मतलब ये लोग, कि मैं जब जीवनी पढ़ता हूँ ब्रिटेन की महारानी का, तो लगता है कि वो अपनी संपत्ति को ही अर्जन कर ले, यही काफी है। वो कहाँ किसी और देश पर गुलाम बनाना, आजाद बनाना और किसी देश को सत्ता स्थापित करना, उनको ऐसी सोच है क्या? क्योंकि देखिएगा, जब भी महारानी आई है, विक्टोरिया आए, जॉर्ज पंचम आए, ये लोगों ने जिंदगी जिया है। इन्हें मतलब नहीं कि सरकार किसकी बन रही है, किसकी जा रही, किसकी आ रही है, क्योंकि एक अलग सा दुनिया है, इनकी अपनी दुनिया है, राजशाही परिवार है। और जो राजशाही शासन की जो व्यवस्था है ना, वो भी एक अलग है। वो कभी कभी भी वो जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम वाली सोच नहीं है उनकी, उनकी अलग है। राजा की पीढ़ियां चल रही है। जैसे आप देखिएगा, आज भी जो राजघराने हैं ना, वो अपनी विवाह का परंपरा भी राजघराने में ही करते हैं। अब कितना भी धनी हो जाइए, अब अंबानी अडानी जैसे लोग हो जाइए, नहीं ना, वो कहता है कि आप खानदान आपकी बताइए, आपकी हायरार्की तय करता है कि आप कितने, आप राजा थे क्या, आपको कोई विरासत मिली थी क्या, नहीं, तो फिर आपके यहाँ विवाह की परंपरा भी वो नहीं अपनाएंगे, है ना। तो एक अलग सी परंपरा थी, और यही कारण था कि महारानी विक्टोरिया को अगर हम लोग कह लेते हैं, सिर्फ स्टैचू की तरह उपयोग किया गया, चीज़ों को डेवलप की गई, यहाँ से महारानी विक्टोरिया जरूर सजग हुई। लेकिन जो है आप देखेंगे, वो भारतेंदु हरिशन भी कहते हैं कि पूरी अम्मी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी। अम्मी का मतलब है अमृत की कटोरी जैसी, है ना। विक्टोरिया रानी को चिरंजीवी होने की बात करते हैं, और फिर कहते हैं कि पै धन विदेश चली जात, यही अति खुआरी, हमारा धन विदेश चला जा रहा है। तो इसके पीछे जो एक बड़ा सा वर्ग था, ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगता था कि भारतीय संग्रह काफी ज्यादा है, भारत से काफी पैसा आ रहे हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी तो भोग ही रहा था सुख, है ना। लेकिन जो क्राउन को बीच में लाया गया ना, तो कभी कभी आप महसूस करेंगे क्राउन को लाया जरूर गया, लेकिन क्राउन को जो बेनिफिट होना चाहिए था वो नहीं हुआ, बेनिफिट किसी थर्ड पर्सन को हुआ, है ना। तो इन चीजों को भी हम देखेंगे आगे। लेकिन यहाँ ताज क्या है, स्टैचू ही है। आप देख लीजिए, इंडिया में जब हम बात करते हैं कि देश के प्रथम व्यक्ति कौन है, तो राष्ट्रपति का नाम आता है ना। राष्ट्रपति देश के प्रत्येक प्रमुख व्यक्ति हैं, सब कुछ प्रमुख। लेकिन आप सोचिएगा कि जो चुनाव की प्रक्रिया से, डायरेक्ट चुनाव की प्रक्रिया से नहीं आएगा, वो पावरफुल नहीं होगा, वो इंडिया हो या अमेरिका हो या किसी और देश का भी हो। क्योंकि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन का जो पद्धति है, जो सिस्टम है, उसमें देखेंगे जो अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति को कौन चुनता है, जिसको हम लोग चुनते हैं। तो जो प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली से न आकर के अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली से आए, वो कभी भी प्रत्यक्ष के सामने प्रभावशाली नहीं होगा, है ना। तो ये जाहिर सी बात है कि ये परंपरा थी। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली तो ब्रिटिश क्राउन के साथ था ही नहीं कि था। महारानी विक्टोरिया कहाँ, वो तो भाई, वो तो उस घर में पैदा हो गए तो महारानी और महाराजा हो गए, आप जो है राजकुमार प्रिंस हो गए, नहीं। तो जब ये परंपरा चल रही है, तो फिर वो व्यक्ति हायरार्की में संपत्ति लूटने कहाँ आएगा भाई, वो नहीं आएगा। वो तो एक परंपरा के साथ चले आ रहे थे, और यही कारण है कि 1773 से लेकर के 1856 तक जो परंपरा है वह अलग चला रहा है। लेकिन 1858 में जो हम लोगों ने अब रॉलेट एक्ट, हम लोग चार्टर एक्ट को हटा दिया, और उसके जगह पे अब क्या ला दिया भाई, 1858 का अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1855, भारत शासन अधिनियम 1858। और ये शासन का अधिनियम जो है, ये अब ईस्ट इंडिया कंपनी को बैकडोर पर लेके चला गया, और क्राउन सामने आ गया। लेकिन अगर हम बात करें पर्दे से पीछे, हाँ समझ में आ रहा है बात ना। हाँ, ये सब तो आप लोग पढ़े होंगे, पॉलिटी तो पढ़ लिए है ना। हाँ, तो पॉलिटी तो आसान सा विषय है, वो आसान तो विषय सब है, हिस्ट्री भी आसान है, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे लिखिए। अब हमने लिखवा दिया था गवर्नर जनरल के पद को वायसराय कहा जाने लगा। आगे लिखिए। हाँ, काम शुरू की। भारत के शासन की देखभाल के लिए भारत के शासन की देखभाल के लिए शासन की देखभाल के लिए इंग्लैंड में
भारतीय राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। इंग्लैंड में भारतीय राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। इंग्लैंड में भारतीय राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। नीचे लिखेंगे भारतीय नरेशों को गोद लेने का अधिकार पुनः प्रदान किया गया। भारतीय नरेशों को, नरेश का मतलब राजा, भारतीय नरेशों को गोद लेने का अधिकार पुनः प्रदान किया गया। इसके पहले था रिजेक्टेड फॉर एडॉप्टेड सन। इस विद्रोह की असफलता के बाद इस विद्रोह की असफलता के बाद भारत में सामंतवादी ढांचा कमजोर हो गई। ये चरमरा गई कह सकते हैं, लेकिन कमजोर हो गई लिखिएगा, कमजोर हो गई। भारत में सामंतवादी ढांचा कमजोर हो गई। अठारह के अधिनियम के द्वारा 1858 के अधिनियम के द्वारा एक नई सोच को विकसित किया गया। जिसमें जाति धर्म के आधार पर जाति धर्म के आधार पर सरकारी पदों पर नियुक्ति की घोषणा, सरकारी पदों पर नियुक्ति की घोषणा नहीं की जाएगी। इसके बाद सैनिक भर्ती हेतु रॉयल कमीशन का गठन किया गया। रॉयल कमीशन का गठन किया गया। जो सबके लिए एक जैसा न्याय को वरीयता देती थी। अब टाइटल डालिएगा 1857 का विद्रोह
और बिहार की भूमिका, या बिहार का महत्व, या 1857 के विद्रोह में बिहार का महत्व, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 3 से 4 बार। 1857 का रिवोल्ट और फिर इम्पोर्टेंस ऑफ बिहार, 1857 के विद्रोह में बिहार का महत्व। हमने आपसे कहा था कि 12-14 टॉपिक को हम बता देंगे, तो कहीं अलग पेज पर साइड में एक बार लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि ये टॉपिक जो है शुरू करेंगे तो कल शुरू करेंगे, दोनों कल खत्म हो जाएगा। बिहार की भूमिका और कुंवर सिंह की भूमिका है। जो हिस्ट्री में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे 38 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो टॉपिक को एक जगह लिखवा दे रहा हूँ। सब मिला के 12-14 है, साइड में कहीं लिख लीजिए। सबसे पहला था वही 1857 की क्रांति, कारण परिणाम। 1857 अपना शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, कारण परिणाम। दूसरा इसी में लिखेंगे बिहार की भूमिका और कुंवर सिंह का महत्व। तीसरा में लिखिएगा संथाल और बिरसा मुंडा, आदिवासी विद्रोह। हाँ, ये पूरा 4 सेक्शन है, लेकिन एक पॉइंट में आप डाल दीजिए। जैसे एक 1857 सिर्फ आ गया अगर, तो बिहार की भूमिका कम ही लिखेंगे, लेकिन बिहार हेड और टेल होता है। 38 में एक क्वेश्चन होता ही नहीं है कभी भी, देखिएगा आप। दूसरा आदिवासी विद्रोह में संथाल और बिरसा मुंडा। संथाल और बिरसा मुंडा, एक 1855-56 में हुआ था, एक 1899 और 2000 के आसपास हुआ। 1899 के आसपास हुआ, 1900। हाँ, आगे लिखेंगे चंपारण सत्याग्रह, बिहार में किसान आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह भी, और एक टाइटल अलग अलग से भी पूछ लिया गया है, बिहार में किसान आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह और गांधी की भूमिका पूछ लेता है इसमें, है ना। और किसान आंदोलन बिहार में, और सदानंद सरस्वती से लेकर के फणसवर्थ रेणु तक, एक बड़ा सा वो टॉपिक है, वो भी उसको अलग देख लेंगे हम। किसान आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन। अगला लिखेंगे बिहार में खिलाफत और असहयोग आंदोलन, 1920। बिहार में खिलाफत और असहयोग दोनों 1920 में एक मंच पर आए थे, है ना। तो खिलाफत में भी अली ब्रदर्स की बात करें तो बिहार का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, और बिहार में चौकीदारी कर का समापन। आप बिहार का महत्व भी लिख सकते हैं, उसमें चौकीदारी कर आ जाएगा, बिहार का महत्व। और अगला पॉइंट लिखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद दस्ता की भूमिका। भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद दस्ता की भूमिका। एक, ये सब जितने टॉपिक हमने लिखवाया, इन सबको एक कंपाइल करके क्वेश्चन पूछ दिया गया है, स्वतंत्रता आंदोलन और बिहार की भूमिका। और एक स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं की भूमिका, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार।
स्वतंत्रता आंदोलन और बिहार। हाँ हाँ, इसमें सबको थोड़ा थोड़ा बता देना होगा, ये टफ क्वेश्चन हो जाता है। और स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं की भूमिका, बिहार की महिलाओं की भूमिका। और बिहार में पश्चिमी शिक्षा का विकास, वेस्टर्न एजुकेशन। बिहार में पश्चिमी शिक्षा का विकास। और दूसरा, बिहार में तकनीकी शिक्षा का योगदान या तकनीकी शिक्षा का विकास। तकनीकी में जो एम्स से लेकर के आईआईटी कॉलेज, एनआईटी कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज है ना, ये सब आ जाएंगे तकनीकी। और फिर चर्चा कर लेंगे हम लोग मौर्य, पाल और पटना कलम। ये सब मिला के 100 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाएंगे। 14 नंबर के लिए ही हम लोग आर्ट एंड कल्चर के एंशिएंट मिडिएवल में जाएंगे, जहाँ जहाँ लगेगा कि इम्पोर्टेंट है वहाँ कर लेंगे। ठीक है ना, इसको कल करते हैं। और फिर जहाँ जहाँ दिक्कत हो बताइए आप। हाँ 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 सर।